जय माँ सरस्वती, आदरणीय विद्वान और प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि परीक्षाएं की जो तारीखें हैं एक बार दोबारा हमारे मध्य आ चुकी है। तो विद्यार्थियों को इस समय चाहिए कि वो अपने जो अध्याय से दोबारा जुड़े और तैयारी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, सोशल साइंस की जो परीक्षा है 29 तारीख को है, 29 जून 2020। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय हमारे पास बहुत ही कम है और इस कम समय में जो विद्यार्थी बार बार दोहरान करके, बार बार अभ्यास करके अपने कार्य को प्राप्त करेगा और पूर्णता प्राप्त करेगा। सबसे पहले तो हर विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि अध्याय 20 है। सभी 20 अध्याय में जो अंक बाहर अलग अलग है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि किस अध्याय में कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। बड़े प्रश्न तो किस अध्याय में से आ सकते हैं और छोटे प्रश्न किस अध्याय में आ सकते हैं। सबसे पूर्व अगर विद्यार्थी को ये मालूम होता है तो विद्यार्थी आसानी से तैयारी कर सकता है और समय का सदुपयोग करते हुए हर प्रश्नों के ऊपर पकड़ कर सकता है। जैसे जो 3 नंबर 4 नंबर के हैं, उन अध्यायों में जो बड़े प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है, तो वो विद्यार्थी उनमें छोटे और मध्य प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और जिन पाठों में अंक बार 5, 6, 7, 8 है, तो उनमें बड़े प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है और उन्हीं में से आते हैं। तो इससे अपने को उनमें बड़े प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उनमें जिनमें 3 अंक के हैं, 4 अंक के हैं, उनमें छोटे प्रश्न हम याद करके, छोटे और मध्यम प्रश्न याद करके आसानी से पकड़ बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि 70% तो आपका पेपर जो है प्रश्नोत्तरों में आता है। हर विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय है, अध्याय के अंत में जो प्रश्न उत्तर है उनमें 70% प्रश्न आपके पढ़ते हैं। पिछले पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र में हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं आसानी से कि लगभग प्रश्न जो है 25-30 जो प्रश्न आते हैं, 28-29 प्रश्न आते हैं, इनमें से 24 के लगभग प्रश्न जो है हमारे पाठ्य पुस्तक से आते हैं। यानी 70% जो अंक है वो प्रश्न उत्तर में है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को 70% जो कार्य है उसको पकड़ करनी चाहिए। ये 70% हम आसानी से प्रश्न उत्तरों को याद करके, हमें अन्य महत्वपूर्ण उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। शुरू में एक बार दोबारा रिवीजन करते समय हम 70% को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को याद कर लेता है वो 70% तैयार कर लेता है। उसके बाद में बचता है 30% का क्षेत्र। 30% जो प्रश्न बन के आता है, तो बन के आने वाले प्रश्न को हम दिमाग से हल करते हैं। वो कोई पासबुक में नहीं मिलता, कोई डेस्क वर्क नहीं मिलता है। 3-4 जो प्रश्न आते हैं बन के, उनके लिए जो है दिमाग का इस्तेमाल जो बालक कर लेता है वो आसानी से उसको कवर कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सभी 20 अध्यायों के बारे में, कौन सा अध्याय कितने अंक का है और उसकी महत्वपूर्ण बातें और उनमें से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे पहला अध्याय के बारे में, जो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक के काल का जिसमें वर्णन है और इसका अंक बार है 5। प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंक का ये अध्याय है हमारा, तो इसमें बड़ा प्रश्न आने की संभावना बनती है। इसके अंदर बताया गया एक तो महाजनपद काल के बारे में और राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में। महाजनपद काल के बारे में हमने जाना कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद जो है छोटे छोटे जनपद यानी छोटे छोटे राज्यों से बड़े जनपदों का निर्माण हुआ। उस काल को महाजनपद काल कहा गया। उस समय 16 के लगभग महाजनपद थे, जिनमें मगध, अवंती, कौशल, वश, मझी ये प्रमुख जनपद थे।
और मगध जो था एक महत्वपूर्ण जनपद था, जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्रारंभ किया और उसका विस्तार किया और भारत को एक छत्र साम्राज्य में स्थापित किया। इसके बाद हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में उस काल में, महाजनपद काल में, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी, ये 4 प्रमुख जनपद थे जिनमें शासन किया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि महाजनपद काल किसे कहते हैं। यहाँ अपने को विशेष ध्यान रखने की बात है। छोटे रूप में आ सकता है तो राजस्थान के जनपदों के बारे में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में 4 प्रमुख जनपद थे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है अलग अलग राजाओं का जो राज हुआ। जैसे मौर्य वंश ने शासन किया, शुंग वंश ने शासन किया, सातवाहन वंश ने शासन किया, गुप्त वंश ने शासन किया, वर्धन वंश ने शासन किया, चोल और चालुक्य। तो यहाँ महत्वपूर्ण होता है तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर गुप्त काल एक स्वर्णिम काल था, ये भी एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर। और इसमें चोल कला के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस बिंदु के अंदर बनता है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इस बिंदु के अंदर बनते हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि बाह्य आक्रमण, यानी इस काल के बाद जनपद और ये भारतीय राजाओं के काल के बाद बाह्य आक्रमण होने लगे। बाह्य आक्रमण में हमने पढ़ा कि गोंड, शक, कुषाण, ये 3 बर्बर जातियां जो मध्य एशिया से भारत के अंदर आई, मध्य एशिया से भारत के अंदर आई और सीमाई प्रांतों को अधिकार करती हुई पंजाब, सिंध, कश्मीर और महाराष्ट्र इधर अपना अधिकार करते हुए धीरे धीरे भारत के अंदर बढ़ी है। कालांतर में इन जातियों ने, शक, गोंड, कुषाण जातियों ने भारतीय धर्म अपना लिया और भारतीय समाज और सभ्यता में घुल मिल गए। प्यारे विद्यार्थियों, भारतवर्ष की विशेष बात है कि भारत में जो भी आता है वो भारतीय हो जाता है। ये मतलब आदि अनंत काल से ये परंपरा है, क्योंकि हम लोग सभी के लिए स्थान बना लेते हैं, सभी को अपना लेते हैं, सभी से जुड़ जाते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी विराट और इतनी विशेष और इतनी दुर्लभ है कि वो इस सभ्यता के अंदर आत्मसात हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा गया। भाई शक, गोंड, कुषाण, ये तीनों जातियां जो बाहरी जातियां थी, विदेशी जातियां थी, इन जातियों का भारतीयकरण होना, ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है घूम करके कि विदेशी जातियों का भारतीयकरण किस प्रकार हुआ, समझाइए। तो यहाँ पर भी यही बात पूछी जा रही है कि भाई आत्मसातीकरण, यानी उन्होंने अपनी आत्मा से भारतीय धर्म सभ्यता को अपना लिया। ज़्यादातर धर्म ये विदेशी जातियों ने तो भारतीय जो शैव पंथ है उसको अपना लिया और भगवान शिव को ये मानने लगे ज़्यादातर राजाओं ने। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, या तो वो आत्मसातीकरण के बारे में पूछ सकता है, या किसी एक राजा के बारे में पूछ सकता है, या महाजनपद काल के बारे में पूछ सकता है। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। ये 5 नंबर का है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके बाद दूसरा अध्याय जो है संघर्षकालीन भारत, 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस अध्याय के अंदर भारत एक संघर्ष की तरफ बढ़ा, क्योंकि विदेशी जातियां आने लगे। ये सब उन कुषाण जातियों से प्रारंभ हो गया, लेकिन इन जातियों का तो भारतीकरण हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका भारतीकरण नहीं हो पाया। जैसे 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी आया, फिर तो गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में हराया, लेकिन 1192 में जयचंद की सहायता से मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और भारत के ऊपर फिर एक बार फिर विदेशी शासन प्रारंभ हो जाता है। तो 1206 से तो बाबर, फिर उसके बाद में बाबर आता है। बाबर जो है मोहम्मद गौरी को हराता है और यहाँ पर अपनी सल्तनत स्थापित करता है। तो इस काल को 1206 से
1757 तक के काल को संघर्षकालीन भारत का समय बताया गया है। यह अध्याय भी 5 नंबर का है। तो इसके अंदर पहले दिल्ली सल्तनत, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, 1206 से 1526 तक इसने शासन किया। फिर मुगलकालीन भारत 1526 से 1757 तक। उसके बाद में जो सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, यानी या तो वो मुगल काल के बारे में पूछ सकता है या सल्तनत काल के बारे में पूछ सकता है। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है और मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बन रहे हैं। फिर सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान की उस समय क्या भूमिका थी, राजस्थान किस प्रकार, जो कुछ राजा तो क्या है सहयोग में लगे हुए थे और कुछ राजा जैसे महाराणा प्रताप जैसे हुए तो वो राजा मतलब मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ दोनों ही दृष्टि में राजस्थान की भूमिका का विशेष वर्णन है। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है राव सेका और हमीर चौहान, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का अर्पण किया, और महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर का सामना किया और अकबर को हराया। चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण, इसमें से एक राजा के बारे में पूछा जा सकता है, ये समझने की बात। और मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी महत्वपूर्ण है, और दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। 3 प्रश्न यहाँ अति महत्वपूर्ण इस पाठ के अंदर बन रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद मराठों का इतिहास, मराठा जाति के बारे में। मराठा महाराष्ट्र के थे, पहाड़ी पर्वतीय एरिया से होने के कारण इनकी शारीरिक गठन मजबूत था और ये मेहनती और परिश्रमी लोग थे। तो यहाँ शिवाजी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर अगला बिंदु जो है विजयनगर, जो एक हिंदू राज्य था, दक्षिण भारत की बात आ रही है, और बहमनी साम्राज्य जो एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो हिंदू और मुस्लिम साम्राज्य ये दक्षिण भारत में बने, इनमें संघर्ष चला और अंत में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को समाप्त करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, नानक से गुरु गोविंद तक 10 जो धर्मगुरु हुए सिख धर्म के अंदर, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये अध्याय 5, इसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, एक मुगलकालीन भारत, इसके बारे में राजस्थान के राजाओं के किसी एक राजा का संदर्भ लिया जा सकता है, और मराठों का इतिहास। इसके बाद अगला जो अध्याय है कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। भारत में जब अंग्रेजों का जो शासन प्रारंभ हो गया, किस तरह से अंग्रेज आए, किस प्रकार 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के कंपनी बनाई, ब्रिटेन की महारानी से अनुमति ली पूर्व के देश खासतौर से भारत में व्यापार करने के लिए, और 1612 ईस्वी के लगभग ये जो है पहली व्यापारी कोठी सूरत के अंदर अंग्रेजों ने स्थापित की। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और उसके बाद में 12 वर्ष बाद इन्होंने जो प्रथम अपनी व्यापारी कोठी भारत के अंदर स्थापित की। तो धीरे धीरे यहाँ 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर से इन्होंने फरमान प्राप्त किया 3000 रुपये वार्षिक के ऊपर, कि जिसकी सहायता से बंगाल के अंदर ये अपना व्यापार कर सके। एक दस्तक यानी एक अनुमति पत्र इनको दिया गया, जिसकी सहायता से ये व्यापार करने लगे, और धीरे धीरे फिर बंगाल के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, और बंगाल के शासक और इनके अंदर प्रथम युद्ध हुआ, जो प्लासी का युद्ध कहलाया। उसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके अंदर 3 शक्तियों ने मिलकर के जो अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको परास्त किया, और धीरे धीरे इन्होंने फिर धीरे धीरे मराठों को, मुगलों को, मैसूर को, इनको हरा करके धीरे धीरे भारत के ऊपर साम्राज्य स्थापित किया अंग्रेज़ों ने। तो ये अध्याय जुड़ा हुआ है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, ये 6 नंबर का है।
1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना कि जब भारत को गुलाम बना लिया गया और धीरे धीरे 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में 1857 में जो क्रांति हुई 1857 की, जिसको क्रांति कहा जाता है, तो इसके मध्य में लोगों के अंदर किस प्रकार की चेतना बढ़ी, किस प्रकार लोगों को जानकारी भी धीरे धीरे, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह धीरे धीरे होता है और भारतवर्ष में उस समय कोई प्रचार तंत्र नहीं था, अखबार नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, किसी प्रकार की जो सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से नहीं हो पाता था। लोगों को धीरे धीरे सूचनाएं लगना और उस प्रकार उनका प्रतिक्रिया होना, लोगों की जागरूकता होना, इसमें काफ़ी समय लग गया। ये 100 वर्ष का काल का वर्णन इस अध्याय के अंदर किया गया है। तो 100 वर्ष के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता आई और लोगों के अंदर समझ बनी कि लोग किस प्रकार हम गुलाम हो चुके हैं और हमारा शोषण किया जा रहा है। कि यहाँ अपन ऊपर देखते हैं, बाहर जो शक कुषाण आए या मुगल आए, ठीक है, ये सब जो भी व्यक्ति आया, इन्होंने शासन किया, अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अंग्रेज़ों का तरीका अलग था। अंग्रेज भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचाते थे और अपने माल को यहाँ बेचने के लिए इन्होंने उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया पूरी तरह। तो यहाँ अंग्रेजी शासन हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह था। तो इसका जब राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर बढ़ने लग गई, स्वतंत्रता की चेतना बढ़ने लग गई, तो जनता के अंदर उनका विरोध हुआ। अब विरोध होने के अंदर जनजातीय आंदोलन भी है, भील आंदोलन, एकी आंदोलन, इस प्रकार के कई आंदोलन जनजातीय लोगों ने किया, आदिवासी समाज ने किया, क्योंकि आदिवासियों को जंगल में लकड़ी काटना, उसकी मनाही करने लगे, उनको वहाँ से बेदखल करना, इस प्रकार के कार्य करने लगे। तो जनजातीय समाज ने भी आंदोलन किया। क्रांतिकारी संगठनों ने योगदान दिया। धीरे धीरे क्रांतिकारी संगठन भारत के अंदर बने और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया। किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, बेगू आंदोलन, सीकर आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन हुए। किसान आंदोलनों से ही महात्मा गांधी ने अपना प्रारंभ किया। राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुए धीरे धीरे, फिर किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन, ये जब बनने लगे, धीरे धीरे प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो राजनीतिक आंदोलन एक बड़े स्तर पे होने लगा। 1857 की क्रांति के बाद एक अंग्रेज अधिकारी AOU ने और अन्य अंग्रेजों ने मिलकर सोचा विचार किया कि इस प्रकार की कोई क्रांति दोबारा ना हो जाए। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसे संगठन की विचारशिला रखी कि भाई ऐसा संगठन हो जिसके अंदर लोग जो है हमारे हिसाब से काम करें, हम जो भी कोई असंतोष हो हमको उस संगठन के द्वारा मालूम चल जाए, जो भी उनके मन में चल रहा है वो मंच हो, उसके अंदर राजनेताओं की भड़ास निकल जाए और हमें किसी भी ऐसी क्रांति का पहले पता चल जाए। तो इसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। तो अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में राजनीतिक आंदोलन बढ़ने लगे। सबसे पहले इसको दो भागों में जाना जाएगा। 1857 से 1919 तक के राजनीतिक आंदोलन जो प्रारंभिक आंदोलन थे, छोटे स्तर पर आंदोलन थे, बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। उसके बाद 1919 से 1947 तक के आंदोलन, क्योंकि इस समय तक लोगों में पर्याप्त समझ बन चुकी थी, कांग्रेस का भी संगठन काफ़ी बड़ा हो चुका था और पूरे भारतवर्ष में ये प्रभावित हो चुका था। तो यहाँ से फिर बड़े आंदोलन प्रारंभ होने लगे, जैसे 1920 का आंदोलन, 1930 का आंदोलन और 1942 का आंदोलन। तो इस प्रकार ये आंदोलन का और प्रतिकार और संघर्ष का अध्याय जो 6 नंबर का है, इसमें भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखने की बात है, 5 पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 5 नंबर का, तीसरा अध्याय 6 नंबर का, फिर चौथा अध्याय आता है कि विश्व का इतिहास। प्यारे विद्यार्थी 4 नंबर का है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी देश के बारे में
अगर हमें उसका इतिहास मालूम नहीं है तो हम उससे एक अच्छा व्यवहार नहीं रख सकते हैं और उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं जुड़ा। तो यदि हमें विश्व का इतिहास जानना यहाँ बहुत जरूरी है, विश्व में किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, कब क्या हुआ, तो ये विश्व के इतिहास से जुड़ा हुआ अध्याय है। इसमें बताया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले कहीं राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो वो यूरोप में हुआ। कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंदर व्यक्ति की सर्वोत्तम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति यूरोप के अंदर हुई, विकसित देशों के अंदर हुई सर्वप्रथम। तो यहाँ राष्ट्रवाद के बारे में एक बड़ा प्रश्न बनता है, ध्यान रखने की बात है। और उसके बाद में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, इसके बारे में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है। इंग्लैंड में होने का प्रमुख कारण थे क्योंकि वहाँ कच्चा माल उपलब्ध था, मजदूर उपलब्ध थे, उसकी स्थिति जो व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, नौसेना तंत्र उसके बाद अच्छा था, पूंजी की उपलब्धता थी, व्यापारिक वहाँ अधिक से अधिक थे। तो इस कारण से उसके पास उपनिवेश थे कच्चे माल प्राप्त करने के लिए और बना हुआ माल बेचने के लिए उसके पास स्थान था। इस कारण से इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय विश्व में फ्रांस भी इसके मुकाबले में था, लेकिन फ्रांस में जहाँ हम देखते हैं कि वो युद्धों में, गृह युद्धों में जुड़ा हुआ था, इस कारण से फ्रांस उस समय पीछे रह गया और इंग्लैंड इस समय आगे निकल गया। तो औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है। साथ ही जर्मनी और इटली का एकीकरण, इनमें दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो वो जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछ लेगा या वो इटली के एकीकरण के बारे में पूछ लेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर का एक पार्ट है, इसमें 4 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो राष्ट्रवाद के बारे में, एक औद्योगिक क्रांति के बारे में, एक जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में। इन चारों से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला अध्याय है लोकतंत्र, ये 5 नंबर का अध्याय है। लोकतंत्र वह तंत्र जिसके अंदर जनता भूमिका निभाती है, उस तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी बहुत परिभाषाएं भी अलग अलग विद्वान ने अलग अलग प्रकार से दी है कि जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जनता ही भूमिका निभाती है लोकतंत्र के अंदर, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय है, इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है, कार्य प्रणाली पूछी जा सकती है, सहभागिता, भाई जनता की सहभागिता कैसी होनी चाहिए, जनता की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। जनता अगर शिक्षित है, समझदार है, कनेक्ट है, तो ही इसमें अच्छी भूमिका निभा सकती है लोकतंत्र के अंदर। जनता में अगर सही समझ नहीं है, चुनौतियों के अंदर ये बात आती है कि भाई जनता अगर सही समझ नहीं है, लोकतंत्र को कभी भी क्या अधिनायक तंत्र में बदला जा सकता है। जहाँ ज्ञान है, शिक्षा है, सामाजिक समझ की कमी है या विभेद जिनको बांट करके रखा जाता है, तो वहाँ कभी भी वो लोकतंत्र अधिनायक तंत्र में बदल सकता है। तो चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण है। इस समय इन चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण पर्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बढ़ रहा है इस समय। इसके बाद में अगला अध्याय है केंद्र सरकार, ये 7 नंबर का है, केंद्र सरकार का। तो सबसे पहले सरकार का अर्थ, सरकार किसे कहते हैं। सरकार वह विकर्ण या मशीन है जिसके द्वारा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है और देश को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी देश अमूर्त होता है, उसको मूर्त रूप सरकार ही देती है। इसके अंग 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर भारत की संसद आती है। भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर आए इनकी निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया अलग अलग है।
कि 5 वर्ष के लिए लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और यह स्थायी सदन है, यह स्थायी राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष से जो है हट जाते हैं, दूसरे नए सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ये प्रथम सदन कहलाता है, द्वितीय सदन कहलाता है। भारत का नागरिक होना योग्यता के अंदर आता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसमें आयु 25 वर्ष है, इसमें 30 वर्ष है। कार्य प्रणालियाँ और शक्तियाँ, इनके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। बहुत से बालक यहाँ गलती किए जाते हैं, व्यवस्थापिका को नहीं समझ पाते हैं और कार्यपालिका को नहीं समझ पाते हैं। व्यवस्थापिका के अंदर आती है संसद और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति दोनों जगह आएगा, यहाँ कार्यपालिका में भी आएगा और व्यवस्थापिका में भी आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका में भी आते हैं, ध्यान रखने की बात है। तो इनमें किसी का एक का प्रश्न जरूर आएगा। इन 4 प्रश्नों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन 4 में से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखने की बात है। जैसे प्रधानमंत्री का कई बार पूछ लेता है तो वो राष्ट्रपति का पूछेगा, इस समय नहीं बात, राष्ट्रपति का आया हुआ है तो प्रधानमंत्री का पूछेगा, यानी ये यही घूमता है। एक प्रश्न तो इन 4 बिंदुओं के अंदर एक प्रश्न है, वही बड़ा प्रश्न है। ये 7 नंबर का अध्याय है। फिर इसका गठन, उसके कार्य, अधिकार, शक्तियाँ। यहाँ महत्वपूर्ण बात आती है विपक्ष की भूमिका। विपक्ष किसको कहते हैं? विपक्ष कहा जाता है जो पक्ष सत्ता में होता है। जैसे अभी भारत के जो सरकार है वो केंद्र सरकार बीजेपी पार्टी के पास है, तो जो कांग्रेस पार्टी, अन्य दल है जो सरकार में नहीं है, वो विपक्ष है। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता को जागरूक करना और उनको प्रेरित करना। तो यहाँ विपक्ष की भूमिका का वर्तमान में ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। विपक्ष की भूमिका किस प्रकार की है या विपक्ष किसे कहते हैं, विपक्ष के कार्य बताइए। तो ये 7 नंबर का अध्याय है। इसके बाद में राज्य सरकार, जैसे केंद्र के अंदर केंद्र सरकार है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऐसे ही राज्य के अंदर जो है विधानमंडल होता है। केंद्र के अंदर संसद होती है, यहाँ विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। भारत के 28 राज्यों में से 7 राज्यों में 2 सदन हैं, बाकी जो 21 राज्य हैं उन 21 राज्यों में 1 सदन है। राजस्थान में भी 1 सदन है वर्तमान में। ये अध्याय 8 नंबर का है। ये 8 नंबर का अध्याय सबसे ज़्यादा नंबर का अध्याय यही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण अध्याय। ये दोनों अध्याय 6 और 7 ये 15 नंबर के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा का वो ही तरीका है जैसे लोकसभा राज्यसभा गठन है, वैसे ही विधानसभा का गठन है। विधानसभा में 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा लोकसभा एक समान है और विधान परिषद और राज्यसभा एक समान है। इनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और इनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर तो जनता वोट देती है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि जाते हैं। जो संविधान है उसके अनुसार तो 552 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन वर्तमान में 545 सीटों के ऊपर ही चुनाव होता है। जो 7 सीटें हैं वो संघीय क्षेत्र की, अभी तक जनसंख्या वहाँ कम है, इस कारण से वहाँ अभी तक जो है सीट अलॉट नहीं हुई है। 545 सीटों के ऊपर ही चुनाव होगा। 2 आंगनबाड़ी देश चुने जाते हैं, 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
ये तो लोकसभा के अंदर सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के अंदर 250 सीटें हैं, राजस्थान के अंदर 10 सीटें हैं। ये समझने की बात है, राजस्थान से 10 सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा। इसके अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसके अंदर प्रत्यक्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठता है। अब विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा की बात करें तो 200 सीटें हैं। अलग अलग विधानसभा के अंदर अलग अलग सीटें हैं। किसी विधानसभा में ज़्यादा है, किसी में कम है, वो जनसंख्या के ऊपर है। 75,000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाता है। निर्वाचन कैसे होता है? वही 25 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, और शक्तियाँ इनकी अलग अलग। विधानसभा के अंदर विधान परिषद, अभी राजस्थान के अंदर तो विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। राजस्थान के अंदर यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि राजस्थान के अंदर जो है विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके और भारतीय संसद को भेज दिया है विधान परिषद का। अब भारतीय संसद के पास ये प्रश्न विचाराधीन है कि वो जब अनुमति दे देगी तो यहाँ विधान परिषद का गठन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में क्या स्थिति है और प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये होती है कि भाई जो भी राज्य अपने राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो वो पहले विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास करके प्रस्ताव को और फिर संसद को भेजेगा। फिर संसद के दोनों सदनों से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी, तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन प्रारंभ हो जाएगा। कार्यपालिका, इसके अंदर राज्यपाल आता है, इसके अंदर राष्ट्रपति आता है। संघीय कार्यपालिका के अंदर और राज्य कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल प्रमुख होता है, संवैधानिक मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियां और शक्तियां। तो यहाँ उच्च न्यायालय का भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो राज्य सरकार का अध्याय जो 8 नंबर का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमको इसको दोनों पार्टों को विशेष देखना है। 15 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद में अगला जो अध्याय है जल संसाधन, ये 3 नंबर का है। इसके अंदर बहुउद्देशीय योजनाएं, जो पूरे बड़े उद्देश्य को लेकर जो योजना चलाई जाती है, जो एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर के जो योजनाएं चलाई जाती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे जो है चंबल परियोजना, भाखड़ा और नांगल परियोजना, कोसी परियोजना, तो इस प्रकार की परियोजना जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना से आ सकता है। फिर जल संरक्षण, जल के बारे में, जो पूरी दुनिया के अंदर जल पीने योग्य जल 1% है। विश्व में जितना भी जल पाया जाता है उसका 2/3 तो समुद्रों में है और 3% जो जल है पीने योग्य, 97% तो समुद्रों में है और 3% जो पीने योग्य है उसका 67% जो हिम के रूप में जमा है और बाकी का जो है नदियों के अंदर बह करके चला जाता है। मात्र 1% जल ही पीने योग्य है। अब जल के मामले में आज देख रहे हैं हम कि पूरे देश में जल एक बड़ा संकट के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान की जहाँ बात करें तो राजस्थान तो जल के मामले में गंभीर स्थिति है। यहाँ आदिकाल से जल संरक्षण के कई स्रोत पाए गए। प्राचीन काल में भी राजा जल संरक्षण की कई विधियों के द्वारा जल को बचाने का प्रयास किया जाता था। तो जल संरक्षण वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में देखें और लगभग दुनिया के संदर्भ में देखें तो जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके बारे में एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। फिर आता है जल प्रबंधन। भाई जल संरक्षण यानी जल को बचाने के तरीके को ही जल प्रबंधन कहा जाता है। जल स्वावलंबन, कि जल के मामले में अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेना तो जल स्वावलंबन कहलाता है। राजस्थान में कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है इसके लिए, जिसके अंदर राजस्थान में आज हम देखते हैं कि गांव-गांव के अंदर
तालाब खोदने की स्कीम चल रही है, जिससे वर्षा के जल को एकत्रित किया जाए और जो छतों के ऊपर से जो है पानी इकट्ठा करने की स्कीम चल रही है। ये जल स्वावलंबन योजनाओं के तहत ही चलाई जा रही है। फिर अगला बिंदु आता है अध्याय 9 के अंदर जो 3 नंबर का है, कृषि के बारे में यह अध्याय है। कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें। एक खाद्यान्न फसल का प्रश्न जरूर आएगा। गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो। व्यापारिक फसल भी पूछी जा सकती है, गन्ने वगैरह के बारे में, जूट के बारे में, ये ध्यान रखने की बात। इसके बाद में अगला अध्याय है जो भी 3 नंबर का है, खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसमें खनिजों के प्रकार, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, प्रमुख खनिज जैसे लोहा, अयस्क हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीसा, जस्ता हो गया। इनका वितरण कहाँ कहाँ है? तो लोहा अयस्क एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लोहा अयस्क के बारे में पूछा जा सकता है। ऊर्जा संसाधन के प्रकार, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। राजस्थान खनिज और ऊर्जा के संदर्भ में किस प्रकार की स्थिति है? अगला अध्याय 11वां विनिर्माण उद्योग। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? लोह इस्पात, इसको औद्योगिकरण का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कागज उद्योग का वितरण एवं उत्पादन, औद्योगिक प्रदूषण और राजस्थान के उद्योग। तो इस अध्याय में को सीमेंट का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है और लोह इस्पात का। अगला अध्याय जो 12वां अध्याय, ये भी 3 नंबर का है। इसमें मानव एक संसाधन किस प्रकार है उसके बारे में बताया गया है कि मानव किस प्रकार शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के माध्यम से किस प्रकार एक संसाधन में बदल जाता है। फिर जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण आधार है जिसकी सहायता से हम एक देश की स्थिति की दूसरे देश से तुलना कर सकते हैं। जनसंख्या का प्रसार, फैलाव, उसको वितरण कहा जाता है। वृद्धि किस देश में कितनी गति से हो रही है, किस राज्य में कितने अधिक तेजी से हो रही है, कम हो रही है, क्यों हो रही है, इन सब के कारण। घनत्व कई शहरों में हम देखते हैं ज़्यादा घने रूप से रहते हैं, गाँव में कम घने रूप से रहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नहीं पढ़े हुए हैं। तो इसकी सहायता से बहुत सी चीज़ों का जानकारी हो जाती है जनसंख्या के आधार पर। लिंग अनुपात, कहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है, कहाँ पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात, गाँव में शहरी जनसंख्या, गाँव से शहरों में क्यों जा रही है, उसके कारण क्या है। तो इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या नीति क्या है। तो इस प्रकार जब हम हर अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके प्रश्न कितने नंबर का प्रश्न आएगा उसके हिसाब से हम उसकी तैयारी करते हैं। तो जहाँ 3 नंबर और 4 नंबर के वहाँ छोटे और मध्यम अपने को याद करने हैं, वहाँ बड़ा प्रश्न याद करना ही नहीं भाई। जहाँ 3-4 नंबर का है वहाँ तो अपने को जो है बड़ा प्रश्न याद नहीं करना है, वहाँ छोटा प्रश्न याद करना है। वहाँ बड़ा प्रश्न अपने को याद करने का। और जहाँ जो है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये समझना है अपने को। इन प्रश्नों में, इन पाठों में बड़े प्रश्न आएंगे। विशेष रूप से इनके बड़े प्रश्न याद करने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ये समझने की बात है।